लोग कितने जागरूक हैं और शासन व्यवस्था कितनी पारदर्शी है। इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं पर लोकतंत्र टिका हुआ होता है, जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व किस हिसाब से नीतियां लोगों के ऊपर लाता है, किस प्रकार से वह देश में परिवर्तन लाता है और किस प्रकार से विधेयक और संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से देश को आगे ले जाने की और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। और दूसरी बात है जो कि आपके हक की बात है, आपके हाथ की बात है, वह है राजनीतिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक जागरूकता। एक लोकतांत्रिक देश में मैं बार बार इन बातों का जिक्र करता हूं कि लोगों को जागरूक रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब अपना आप एक बार वोट कास्ट कर देते हैं, एक सरकार का निर्माण कर देते हैं, तो उसके बाद एक पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह आपको नीतियों पर, नियति पर लगातार नजर रखनी चाहिए। किस प्रकार से नियम बनाए जा रहे हैं, उसका लोगों के जीवन पर क्या परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ रहा है। इन बातों पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप ख्याल रखें, न कि वोट दे करके, मतदान करके आप 5 साल के लिए सो जाएं। जैसा कि लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस रविवार की चर्चा में हम चर्चा करेंगे, लेकिन दस्तूर है स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आपका आदर अभिनंदन अति आवश्यक होता है और इसे करना भी चाहिए। हमारे देश में लगभग 95 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 49 करोड़ पुरुष और लगभग 46 करोड़ महिला मतदाता हैं। इतने बड़े डेमोक्रेसी में, इतने बड़ी व्यवस्था में कोई नियम लाया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें पारदर्शिता का होना अति आवश्यक है, जिसका मैं इसी वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूं। लेकिन अचानक सत्र बुला लेना, विशेष सत्र बुला लेना, और विशेष सत्र के इतिहास की यदि बात करें तो अब तक जितने विशेष सत्र बुलाए गए हैं, चाहे वह हमारे देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर बुलाए गए हों, चाहे 25 वर्ष पर बुलाए गए हों, या फिर उसके बाद 2011-12 में बुलाए गए हों, उसमें एक बात स्पष्ट रहती है कि किन बिंदुओं को लेकर के विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उस पर पारदर्शिता के साथ सारे मुद्दों को रखा जाता है, न कि एक ट्वीट करके इस बात को सूचना दी जाती है। हमारे मंत्री जी द्वारा, जो कि संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, उनकी तरफ से कि 18 से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय संसद सत्र का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जो कि एक संयुक्त सदन नहीं होगा, संयुक्त बैठक नहीं होगी, राज्यसभा लोकसभा की अलग अलग बैठक होगी और उसमें 5 विधेयक लाए जाएंगे। इतनी सी सूचना, इसमें कितनी पारदर्शिता है? क्या इन बातों को विस्तार पूर्वक नहीं रखना चाहिए? आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं, वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह संसद सत्र बुलाया जा रहा है? मैंने कुछ हफ्ते पहले अपने एक वीडियो में राजनीतिक प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग किया था और मैंने आपसे वायदा किया था इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, राजनीतिक प्रयोगशाला से मतलब यह है कि जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं और उसी आधार पर एक निष्कर्ष, एक सिद्धांत बनाया जाता है और उस सिद्धांतों का व्यापकता फैलाई जाती है जीवन में, और लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से उसका एक परसेप्शन तैयार होता है और उसका लोगों के जीवन पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। चाहे वह बल्ब का आविष्कार हो, चाहे वह पंखे का आविष्कार हो, चाहे इस प्रकार के अन्य दूसरे हमारे जीवन में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप आने वाली परिवर्तन रहे हों। लेकिन राजनीति में परिवर्तन करते हैं, राजनीति में प्रयोगशाला करते हैं, तो जैसे कि हम अपने देश में देखते हैं, समय समय पर तरह तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं, चाहे यूसीसी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो एक देश एक इलेक्शन का मामला हो, या इसी प्रकार के बहुत सारे मामलों को समय समय पर उभारा जाता है और उसके आधार पर लोगों के विचारों को समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर लोग इनको लेकर के क्या अपनी राय रखते हैं। यदि लगा कि ये फैसले जो हैं वह लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो उसके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है, और जब लगता है कि इसके कहीं कहीं फायर बैक हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो चुपचाप धीरे से इनको ठंडे बस्ती में डाल दिया जाता है। यह एक राजनीतिक प्रयोगशाला का एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे कि हमारे देश में एनआरसी और इसी प्रकार से बहुत सारे लाए गए विधेयक लाए गए, लेकिन उन्हें आज जमीन पर नहीं उतारा गया। खूब हो हल्ला हुआ, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए विरोध में, समर्थन में, लेकिन आज भी वो हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे फैसले समय समय पर लाए जाते हैं जिनके पीछे स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता, स्पष्ट राय नहीं ली जाती है।
लेकिन वह लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के अंदर कौतूहल पैदा करने के लिए, लोगों में उसमें एक लगातार चर्चा पर चर्चा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के मुद्दे लाए जाते हैं। और यदि एक शब्द में कहा जाए कि लोगों को बिजी रखने के, लोग व्यस्त रहें। आज हमारे देश में यदि हम खाद्य इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, तो डबल डिजिट को क्रॉस कर चुकी है। और जिस हिसाब से मौसम में जिस प्रकार से बारिश और पर्यावरण की परिवर्तन की कंडीशन आ रही है, तो आपको जान के ताज्जुब हो कि भारत दुनिया में पर्यावरण से प्रभावित होने वाले दुनिया में नंबर 1 देशों में से एक रहेगा। मतलब टॉप देशों में एक है जहां पर पर्यावरण का सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से हमें इन बिंदुओं पर भी चर्चा करनी होगी कि आखिर हम वैश्विक तापन को, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पर क्या अपनी दुनिया पर दबाव डाल सकते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जिन पर पर्यावरण परिवर्तन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके कारण से हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा। और अन्य मुद्दों को आज यदि आप समाहित करते हुए व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक चर्चा करें, तो हर देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा, जिसका इसमें बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक एक ध्वजा कोई भारत में लेकर के चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो इसरो, जिसने इतने कम समय में 2 बड़े बड़े मिशन कम से कम पैसों में लॉन्च किए, आज चंद्रमा पर हमारा रोवर पहुंच चुका है और हम आदित्य 1 के साथ अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा चुके हैं। हम सूर्य के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर हमारा यल-1 पर हमारा मिशन पहुंच रहा है। इस प्रकार से हमें अपने देश में शिक्षा के सुधार पर बात करनी चाहिए, और जो राजनीतिक प्रयोगशाला जो शुद्धता मुख्य रूप से चुनावी राजनीति को साधने के लिए आगे बढ़ती है, उससे हमें बचना होगा। बात चल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो क्या हमें यह बात नहीं समझनी होगी जिस प्रकार से 8 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, तो उसमें जिन सदस्यों को रखा गया है, इसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, विपक्ष के लीडर आप अपोजिशन भी हैं, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और हरीश साल्वे जैसे कानून विशेषज्ञ हैं, और इसमें सुभाष कश्यप जी हैं। इसी प्रकार से जो कमेटी गठित की गई है, इसका में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया जल्द से जल्द 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाए। मूलतः सिद्धांतता मैं भी इस पक्ष में हूं कि हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें 2019 की, लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए लोकसभा चुनाव पर, और एक वोट के लिए हमारे इस देश में लगभग 700 रुपए खर्च करने पड़े। यह एक बहुत बड़ा खर्चा है देश के लिए। लेकिन यदि हम इसी प्रकार से कोई परिवर्तन लाएंगे तो त्वरित परिवर्तन बहुत ही भयानक होता है। जैसा कि आपने देखा होगा 3 बड़े डिसीजन आपने देखे इस देश में वर्तमान सरकार के द्वारा, जो कि एक नोटबंदी, दूसरा जीएसटी का लागू करना, और तीसरा किसानों के साथ जो बिल लाया गया था किसानों के खेती किसानियों में परिवर्तन का, इस गति से लाए गए थे, उसके कारण से बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उसको सफर करना पड़ा, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को उससे गुजरना पड़ा। उसी प्रकार से जो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें राज्यों का भी योगदान होता है। जैसे कि बात तो यहाँ तक चल रही है कि म्यूनिसिपैलिटी और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, जबकि हमारा संविधान का आर्टिकल 243A म्यूनिसिपल चुनाव, जिसे आप नगर चुनाव कहते हैं, नगरीय चुनाव, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत या त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, उसमें स्पष्ट बात कही गई कि यह राज्यों के अधीन है। क्या राज्यों की शक्तियों को सरकार, केंद्रीय सरकार अपने पास रख सकती है? इसके अलावा अनुच्छेद, जब हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसको लागू करने के लिए हमारे देश के संविधान 11वां शेड्यूल लागू किया गया था, उसमें भी बात कही गई थी कि लोकल गवर्नेंस का मामला जो होगा, स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था लागू की जाएगी, वो राज्यों के हाथ में रहेगी। और हमारा 7वां जो शेड्यूल कहता है, उसके अंतर्गत जो हमारी राज्य सूची है, उसमें भी हमने स्थानीय स्वशासन को रखा हुआ है। इतने सारे बड़े बड़े परिवर्तन हम इतने जल्दी करने के चक्कर में कहीं गोबर न कर दे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था नेता विपक्ष के मामले में, उनके बारे में। तो हम इतनी आवश्यकता इस देश में बहुत सारे मुद्दों की है, हमें इस पर धीरे धीरे 1 2 साल 4 साल में विचार करना होगा कि हम कैसे सबको समाहित रखते हुए, सबको एक साथ लेते हुए इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वह यह भी हो सकता है यदि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, जो सत्ता में आ जाते हैं, उन्हें एक
असीम आजादी मिल जाती है 5 साल अपने मन करने की। नहीं तो बीच बीच में जो विधानसभा चुनाव होते रहते हैं उनसे लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी सत्ताधीशों तक पहुंची रहती है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय दी जाए तो देश में हमें लगता है 5 साल में कम से कम 2 बार चुनाव अवश्य होने चाहिए। एक बार लोकसभा का और बीच में एक बार सारी विधानसभाओं का, जिससे कि लोगों के पास अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए, सरकारी नीतियों के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त करने का भी अवसर और समर्थन देने का अवसर मिल जाए। सत्ताधीशों को इस बात को समझना होगा कि आपकी सत्ता अनवरत नहीं रहेगी। आप जिस प्रकार से तात्कालिक लाभ से के लिए कानूनों में परिवर्तन करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, वही कर आपके लिए गले की फांस बन सकता है। और तब की सरकारें आपसे सवाल कर सकती हैं कि आपने अपने दौर में कौन कौन से परिवर्तन किए। जिस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन की बात, इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई बात आज भी वर्तमान सत्ता पक्ष रखता है, इमरजेंसी की बात करता है, उसी प्रकार से आपके लिए भी आने वाली पीढ़ियों की, अपने जो आपका आने वाला राजनीतिक नेतृत्व होगा उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमें इन बातों को बहुत ही संकीर्ण नहीं, बहुत ही व्यापक स्तर पर विचार करना होगा। चाहे हमारा यूजीसी का मामला हो, चाहे वन राष्ट्र एक देश एक इलेक्शन की बात हो, या फिर अन्य मुद्दे जो हमारे देश में लगातार बढ़ते हैं, महिला आरक्षण की बात हो, लोकसभा की सीटों की बढ़ने की बात है। वर्तमान समय बहुत परिवर्तनकारी संक्रमणकालीन वक्त चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी होगी, हर व्यक्ति को सचेत, सतर्क और समझदार बनना होगा। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि मेरी बातें आप तक समझ में आई होंगी, कुछ नई जानकारियां आपको जुड़ी हुई होंगी। तो अपने विचार मुझ तक कमेंट के माध्यम से प्रेषित करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करिए। जल्द मिलता हूं, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।